हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इसलिए ये जो वीडियो लेके आया हूँ वो ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है जल्दी ही, जो कि 10 दिसंबर 2023 में कंडक्ट कर होने जा रहा है वो। तो उसी के रिगार्डिंग आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है, ओटी टेक्नीशियन एंड ओटी असिस्टेंट के लिए एमसीक्यू की जो सीरीज़ है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में और चार चांद लग सकें, आप अपने आप को बखूबी से परख सकें कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक है। तो दोस्तों, आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और कुछ कमेंट हैं जो मुझे एक दो कमेंट और आए थे कि जो डीएसएसबी का एग्जाम है सर वो कब होने वाला है। देखिए, पहले हम ईएसआईसी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ईएसआईसी ने डेट फिक्स कर दी है कि 10 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। डीएसएसबी का जो एग्जाम होने वाला है वो भी जल्दी आपका करीबी होने वाला है, यानी कि आप एक एग्जाम दे के निकलेंगे तो आप दूसरे एग्जाम के लिए खड़े हो जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि आज ईएसआईसी का है तो हम ईएसआईसी की ही सिर्फ तैयारी करेंगे। नहीं, आपके दिमाग में नेक्स्ट स्टेप भी होना चाहिए कि अगर ये वाला जब निकल जाएगा तो अब उसकी अगली तैयारी भी हमें करनी होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है, जो एमसीक्यू है, वो ईएसआईसी के लिए तो स्पेशल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ डीएसएसबी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे ओटी टेक्नीशियन एंड ओटी असिस्टेंट, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम वीडियो का। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके एमसीक्यू हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है हमसे, ए बॉडी मास इंडेक्स, ए बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई ऑफ 27.2 kg बटे एम स्क्वायर वुड बी क्लासिफाइड एज। अब हिंदी में मैं बात करूं तो 27.2 किलोग्राम बटे एम स्क्वायर की बॉडी मास इंडेक्स को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, आप ओबेसिटी के जैसे कि मैं आपकी इसकी रेंज तो मैं बता ही दूंगा। ऑप्शन पे चलते हैं, पहले ऑप्शन क्लियर करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो अंडर वेट होने वाला है क्या, ऑप्शन बी की बात करें नॉर्मल वेट, या फिर ऑप्शन सी की बात करें ओवर वेट, या फिर ऑप्शन डी की बात करें ओवेज, ओबेसिटी जिसको बोला जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो वेट की जो बीएमआई होता है, नॉर्मल हमारा कितना होता है, नॉर्मल रहता है हमारा 18.5 से लेके हमारा 24.9 तक। हमारा जो बीएमआई है वो जो रहता है वो रहता है आपका नॉर्मल। और जो इसके ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन क्वेश्चन जो बोल रहा है 27.2 किलोग्राम बोल रहा है, तो इसमें क्या आएगा आपका जो ऑप्शन सी है वो ओवर वेट वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं तो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। इसमें क्या दिखा रहा है कि 18 कुछ बिलो है तो वो अंडर वेट में आएगा, और 24.9 तक जो है 18.5 से 24.9 तक जो है वो आपका नॉर्मल वेट में आएगा, और 24 यानी 25 से लेके 30 तक जो है वो ओवर वेट में आएगा, और उसके अबव जाएगा 30 से अबव जाएगा तो वो ओबेसिटी में कहलाएगा। यानी ओबेसिटी मतलब ज़्यादा मोटापे की बीमारी एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें हम बैराइटिक सर्जरी को डन किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं कि स्टमक को छोटा कर देते हैं ताकि वो जो खा रहे हैं वो ठीक तरीके से खा तो लेंगे, लेकिन वो उतना नहीं खा पाएंगे जितना वो पहले खा पा रहे थे। तो उससे क्या होगा, वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो बैराइटिक सर्जरी के स्टेप्स होते हैं। तो इसमें बीएमआई जो जब भी बीएमआई आएगा तो बीएमआई आप एक ऑप्शन को लेकर मत चलना कि ओवर वेट। ये जो चार्ट दिख रहा है आपको इसके अकॉर्डिंग चलना, सारे इनको याद कर लेना कि नॉर्मल कितना है, अंडर वेट कितना है, ओबेसिटी पे कितना आता है, ताकि सवाल अगर घूम फिर के भी आए तो आप उसका आंसर कर पाए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ए हेमोस्टेट। देखो, ये जो वीडियो रहने वाली है इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सवाल होंगे, और आपका जो अनेस्थीसिया पार्ट है उससे रिलेटेड भी सवाल रहेंगे। तो इसका जो सवाल दूसरा है, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज हेमोस्टेट, यानी हेमोस्टेट किस प्रकार का उपकरण है। तो इंस्ट्रूमेंट के कुछ इन्होंने नाम दिए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए की बात करो, क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे क्या हेमोस्टेट, या फिर ग्रेस्पिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे क्या हेमोस्टेट, या फिर सी है होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे, या फिर डायसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे, डायसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे। तो आप बताओ, हेमोस्टेट क्या है कि कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, इंट्रा ऑप में सर्जरी चल रही है, सर्जरी के दौरान अगर ब्लीडिंग हो गई है या कुछ कहीं से ब्लड वेसल्स में से ब्लीड कर रहा है, तो आप यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में लेंगे। तो दोस्तों, क्लैंपिंग वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट आपने देखा कोई नली जा रही है, यानी कि अगर एक एग्जाम्पल दूं तो पानी की पाइप देखिए आपने, जब पानी बह रहा होता है और पाइप के थ्रू जा रहा होता है, अगर पाइप को आप क्लैंप कर देंगे, दबा देंगे तो पानी रुक जाएगा। तो वही हेमोस्टेट का काम होता है कि ब्लीडिंग को रोकना। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात पूछी जा रही है तो क्लैंपिंग में इंस्ट्रूमेंट आएगा। ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अगर इन ऑप्शंस की बात करूं तो ग्रास्पिंग आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में देखो, ग्रास पर फोर्सेप दे दो, बाउल ग्रास पर है, फंडस ग्रास पर है, तो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ज्यादा इस्तेमाल में किए जाते हैं। ऑप्शन सी होल्डिंग
इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूँ, होल्डिंग क्या है, होल्डिंग मतलब कि होल्ड करना। जैसे कि अगर मैं क्या होल्ड सबसे ज़्यादा हमारे कौन से इंस्ट्रूमेंट करते हैं, वो हमारे रिट्रैक्टर करते हैं। रिट्रैक्टर जो होते हैं हमारे, डोइंस रिट्रैक्टर है, डीवर रिट्रैक्टर है, जर्नी रिट्रैक्टर है। क्या है कि अगर इंसिजन दिया हुआ है, होल है वहाँ पे, और सर्जन ने बोला कि इसको होल्ड करके रख लो, तो आप रिट्रैक्टर लेके वहाँ पे पकड़ के खड़े हो जाओ, क्योंकि हमने होल्ड कर लिया, तो होल्डिंग वाले इंस्ट्रूमेंट उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग हेमोस्टेट पूछ रहा है, तो हेमोस्टेट आएगा आपका ए ऑप्शन इज राइट रहेगा, क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट वाला। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ए स्पेकुलम? व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ए स्पेकुलम, यानी कि स्पेकुलम किस प्रकार का उपकरण है? ऑप्शंस की मैं बात करूं, क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट है, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं ग्रेस्पिंग इंस्ट्रूमेंट है, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं व्यूविंग इंस्ट्रूमेंट है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं डायसेक्टिक इंस्ट्रूमेंट है। अब स्पेकुलम आपने देखा होगा गायनी में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप इमेज देख लो, क्योंकि अगर इमेज बेस्ड सवाल आता है तब भी आपके क्लियर होना चाहिए। इमेज जो स्क्रीन पे दिख रही है वो स्पेकुलम ही है। तो इसमें स्पेकुलम का काम क्या होता है? स्पेकुलम का काम होता है व्यूइंग, यानी जो ऑप्शन सी है व्यूविंग इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट है। व्यूविंग मतलब दिखाता है, स्पेकुलम इस तरीके से जाता है तो दिखाता है कि भाई आप देख सकते हो बाहर अंदर क्या चल रहा है, उस चीज को जो सर्जन है वो देख सकते हैं उससे। तो स्पेकुलम का रोल उसमें ज्यादा देखा गया है कि व्यूविंग इंस्ट्रूमेंट, जो इसने ऑप्शन सी दिया है, इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच मटेरियल इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग मॉडर्न सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? यानी सवाल पूछ रहा है कि आधुनिक सर्जिकल उपकरण बनाने के लिए किस सामग्री का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस की मैं बात करूं, ब्रॉन्ज है, या ऑप्शन बी की बात करूं स्टेनलेस स्टील है, या ऑप्शन सी की बात करूं वुड है, या ऑप्शन डी की बात करूं एल्यूमिनियम है। देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो आजकल जो लेटेस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जो बन के आ रहे हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो आपने देखा होगा, अगर ध्यान से देखें अपने इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा होता है छोटे में स्टेनलेस स्टील, मेड बाई स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो सिंपल सी बात है, सवाल आसान भी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है स्टेनलेस स्टील से दिखते हैं आजकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे मॉडर्न वाले, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऑल आर ऑल आर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। ऑल आर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट में बताइए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का कुछ क्लासिफिकेशन है, लेकिन एक्सेप्ट पूछ रहा है, यानी कि वो नहीं है, उसको छोड़ करे। तो ऑप्शन ए की बात करूँ कटिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी की बात करूँ डायलेटिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ स्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो, कटिंग इंस्ट्रूमेंट भी है, डायलेटिंग भी है, ग्रास्पिंग भी है, लेकिन स्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंट अगर एक्सेप्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिश्यू फोर्सेप? सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक संदेश नहीं है? यानी कि इंग्लिश में बात करूं दोबारा से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिश्यू फोर्सेप, यानी इनमें से एक टिश्यू फोर्सेप नहीं है, वो बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन ए डिवेकी फोर्सेप, ऑप्शन बी है थंब फोर्सेप, या फिर ऑप्शन सी है पिकअप यूपीएस फोर्सेप, या फिर ऑप्शन डी है प्लम्स। तो इसमें जो देखो डिवेकी फोर्सेप, थंब फोर्सेप और पिकअप, ये सब हमारे टिश्यू फोर्सेप में आते हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो हमारा प्लम जो है वो नहीं आता है। तो एक्सेप्ट इज नॉट पूछ रहा है इसमें, तो प्लम्स हमारा राइट होगा इसमें, कि ये टिश्यू फोर्सेप नहीं है, तो प्लम्स इज द राइट। अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। इंसफ्लेटर आर यूज टू पुश, इंसफ्लेटर आर यूज टू पुश, यानी इंसफ्लेटर का उपयोग धक्का देने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए की बात करूँ नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑप्शन बी की बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ एयर है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ आर्गन है। देखो इसमें जो अगर पहले हमें पता होना चाहिए कि इंसुलेटर क्या होता है। आप इमेज देख लो, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का काम क्या होता है? जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चलती है, यानी दूरबीन वाले जो ऑपरेशन होते हैं, उसमें इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर पहुंचाता है, यानी मशीन में लग के जो CO2 का काम करता है। जो इसमें ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, वो राइट है। और इंसुलेटर का आप देख लेना। इससे और भी सवाल आ गया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में CO2 का प्रेशर कितना रखते हैं इंसुलेटर के अकॉर्डिंग, यानी नॉर्मली जो देखा गया है वो 12 to 14 रखते हैं। तो इसमें आप राइट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका इंसुलेटर के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिटी स्कोप्स इज यूज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द बिलियरी सिस्टम? निम्नलिखित में से किस विशेष क्षेत्र का उपयोग पित्त की प्रणाली की खोज के लिए किया जाता है? यानी एक स्कोप पूछ रहा है जिसमें पित्त की प्रणाली को देख सकते हैं यानी जा सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं फेटोस्कोप है, ऑप्शन बी है एंजियोस्कोप है, या फिर ऑप्शन सी है यूरोट्रोस्कोप है, या फिर ऑप्शन डी है कोलोडोकोस्कोप। अब देखो बैलेरी जहाँ पे आए यानी पित्त जहाँ पे भी आए, तो आप अगर स्कोप्स के बारे में पूछ रहा है तो आपने कोलोडोकोस्कोप राइट कर देना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोलोडोकोस्कोप। लेकिन अगर मैं इनके बाकी ऑप्शंस की बात करूं, फेटोस्कोप क्या है?
फेटस को चेक करने के लिए जो करते हैं यूट्रस के अंदर, वो फेटस को स्कोप होता है। और जो एंजियोस्कोप होता है वो एंजियोग्राफी वगैरह जो करते हैं, हार्ट तक जो पहुंचते हैं वो एंजियोस्कोप में कहला एंजियोग्राफी जो होता है वो एंजियोस्कोप द्वारा की जाती है। या फिर ऑप्शन सी की बात करो यूरोट्रोस्कोप, तो यूरोलॉजी की जो सर्जरी होती है यूरेटर स्टोन को देखने के लिए, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोलिडोस्कोप का बिलियरी में यानी सीबीडी में देखने के लिए, सीबीडी जो होती है कॉमन बाइल डक्ट, उसको देखने में इसकी हेल्प जरूरी चाहिए होती है, क्योंकि इसी से हम अंदर जाके विजुलाइज कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं कि स्टोन तो नहीं है कहीं सीबीडी के अंदर। ठीक है, क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइडियल लेंथ ऑफ एपिड्यूरल कैथेटर इंसर्टेड इन एपिड्यूरल स्पेस इन। दोबारा सुनो सवाल। आइडियल लेंथ ऑफ एपिड्यूरल कैथेटर इंसर्टेड इन एपिड्यूरल स्पेस इज, यानी एपिड्यूरल स्पेस में डाले गए एपिड्यूरल कैथेटर की आदर्श लंबाई क्या है। ऑप्शन ए की बात करूं 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी की बात करूं 12 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं 8 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं 5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं दोबारा से सवाल की तरफ। एपिड्यूरल कैथेटर, एपिड्यूरल पता है आपको एपिड्यूरल क्या होता है, जैसे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है, इसी तरीके से एपिड्यूरल ब्लॉक दिए जाते हैं। एपिड्यूरल ब्लॉक का क्या काम होता है कि इंट्राऑप और पोस्ट ऑप में पेन रिलीफ करने के लिए मकसद से दिया जाता है एपिड्यूरल। तो एपिड्यूरल कैथेटर की हमसे पूछ रहा था कि कितने आइडियल लेंथ होते हैं। देखो नॉर्मली लेंथ अगर बोली जाए तो कुछ लोग 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन जो आइडियल लेंथ की बात की जाए वो 5 सेंटीमीटर ही है इसका। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मसल्स रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन रीनल फेलर पेशेंट इज। ये मसल्स रिलैक्सेंट पूछ रहा है हमसे, जो कि चॉइस हो सकता है रीनल फेलर में। जो रीनल फेलर वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें चॉइस रहता है, उस मसल्स रिलैक्सेंट के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए की बात करूं पेनकुरोनियम, ऑप्शन बी की बात करूं एट्राकुरियम, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं बैकुरोनियम, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं स्कोलिन। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन बी है वो राइट होने वाला है आपका एट्राकुरियम। वो चॉइस ऑफ रीनल फेलियर में माना जाता है। एट्राकुरियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है रीनल फेलियर में, चॉइस में इसको कहेंगे तो एट्राकुरियम इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर सवाल दूसरा घूम फिर के आ जाता, ये तो मसल रिलैक्सेंट नॉर्मल पूछ रहा है, अगर यहीं पे पूछ लेता है इन ऑप्शंस में से कि इनमें से डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट कौन सा है। मसल रिलैक्सेंट की क्लासिफिकेशन पता है आपको क्या होती है, डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग। अब डिपोलराइजिंग में क्या आता है आपका स्कोलिन आता है, और नॉन डिपोलराइजिंग में क्या आता है आपका एट्राकुरियम आता है, बैकुरोनियम आता है, रोकुरोनियम आता है, पेनकुरोनियम आता है। ये सब आपके मसल रिलैक्सेंट के जो क्लासिफिकेशन है इनकी, डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग। ये भी याद रखना है, क्या पता सवाल इस तरीके से भी आ जाए आपके सामने। क्लियर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रिंगर लैक्टेट यानी कि आरएल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद, यानी आरएल का कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूछ रहे हैं ये। तो बात करूं ऑप्शन ए की ब्लंट ट्रोमा एब्डोमेन, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं रीनल फेलर, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं कोगुलोपैथी, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं हेड इंजरी। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर है कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूछ रहा है आरएल का, तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होने वाला है, हेड इंजरी। क्लियर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा स्कोलिन इज नॉट गिवन टू। देखो डिपोलराइजिंग वाली जो मैं बता रहा था वही पलट के आ गई, स्कोलिन इज नॉट गिवन टू, क्योंकि स्कोलिन का दूसरा नाम क्या है सुक्सामिथोनियम या फिर सक्सिनोकोलिन, और स्कोलिन इसका ब्रांड नेम करके बोला जाता है, लेकिन स्कोलिन ब्रांड नेम है, लेकिन साल्ट की बात करें सक्सिनोकोलिन या सुक्सामिथोनियम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये पूछा इनमें नहीं दे सकते हैं इसको, इज नॉट गिवन टू। तो ऑप्शन ए की बात करूँ बर्न पेशेंट, ऑप्शन बी की बात करूँ ओवेज पेशेंट, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ एल्डरली पेशेंट, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ पेशेंट विद डिफिकल्ट एयरवे। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो बर्न पेशेंट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है स्कोलिन का। और स्कोलिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है ये भी एक पता होना चाहिए। स्कोलिन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है आरएसआई में। आरएसआई रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन वाली जो इमरजेंसी कंडीशन में ज्यादा स्कोलिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं दूसरा तरीके से सवाल को, कि इमरजेंसी मसल रिएक्शन बताइए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किया जाता है, तो स्कोलिन को आप कह सकते हैं वहाँ पे। अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। Which of the following is not a contraindication for giving spinal anesthesia? Which of the following is not a contraindication for giving spinal anesthesia? हिंदी में बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्पाइनल अनेस्थीसिया देने के लिए निषेधाज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए की बात करूं हेड इंजरी, ऑप्शन बी की बात करूं कोगुलोपैथी, ऑप्शन सी की बात करूं पेशेंट रेफ्यूजन, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं ओल्ड एज। तो इसमें जो राइट आंसर है, क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो वो है ओल्ड एज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओल्ड एज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ साइडेक्स सॉल्यूशन इज। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ साइडेक्स सॉल्यूशन इज, यानी साइडेक्स घोल की न्यूनतम प्रभावी सांद्रता है। ऑप्शन ए की बात करूं 2%, ऑप्शन बी की बात करूं 1%, ऑप्शन सी की बात करूं 0.5%,
या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ 1.5%। तो साइड एक्स की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन ए वो है 2%। अब साइड एक्स क्या है? साइड एक्स तो ब्रांड नेम है। अगर साइड एक्स की जगह सवाल दूसरी तरीके से आ जाता कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन इज, तब क्या होगा? तब भी हमारा दोस्तों राइट यही होने वाला है, 2% वाला, क्योंकि ग्लूटाल्डिहाइड को ही, साइड एक्स को ही ग्लूटाल्डिहाइड बोला जाता है, क्योंकि वो साल्ट नेम है और ब्रांड नेम क्या है? साइड एक्स है। क्लियर? 2% इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और आखिरी सवाल है, द नेगेटिव प्रेशर इन सक्शन मशीन इज। नेगेटिव प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, सक्शन मशीन में नकारात्मक दबाव है, तो ऑप्शन ए की बात करूं 200 से 300 एम एम ऑफ एच जी, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं 1000 एम ऑफ एफ जी, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं 400 टू 700 एम ऑफ एच जी, और ऑप्शन डी की बात करूं 50 टू 100 एम ऑफ एच जी। तो दोस्तों इसमें जो राइट है, अगर सक्शन मशीन के प्रेशर की, नेगेटिव प्रेशर की बात की जा रही है, तो 200 टू 300 एम और एच जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों अगर सवाल बन के ये आ जाता कि सक्शन मशीन का नेगेटिव प्रेशर क्या रखते हैं ईटी ट्यूब के लिए सक्शन करते समय, तो क्या करेंगे हम? एडल्ट के लिए 200 वाला राइट करेंगे, 200 एम एच जी एडल्ट में रखते हैं ईटी ट्यूब को सक्शन करने के लिए, जो सक्शन प्रेशर रखते हैं। और न्यू नेट्स में कितना रखते हैं? 80 टू 120 एम ऑफ एच जी। ये भी याद रखना, 2 सवाल, यानी इसी सवाल से 3 सवाल हो गए। एडल्ट पूछ ले तो 200 एम ऑफ एच जी, और न्यू नेट्स पूछ ले तो 80 टू 120 एम ऑफ एच जी। तो दोस्तों ये थे कुछ एमसीक्यू, और मैं इस तरीके से और भी आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊँगा। मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए अदर सिलेबस भी कुछ ना कुछ मैं अपनी योगदान दूँ कि उसको भी कवर कराने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप मेरे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।